Asus ROG एडवांटेज एडिशन का रिव्यू करने के लिए बोला था ना आपको, जब हमने लैपटॉप डील्स वाली वीडियो बनाई थी, Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी। तो ये लैपटॉप का रिव्यू थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ी सी टेस्टिंग ज्यादा करनी थी इसकी, और ये 1,42,000 रुपए का सेल में मिल रहा था, अभी भी 1,45,000 का है और ज्यादा फर्क नहीं है 2-3 हजार रुपए में। तो ये लैपटॉप किन लोगों के लिए है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। थोड़े से ना मिक्स से थॉट्स है मेरे इसको लेके, क्योंकि महंगा काफी है और रेकमेंड मैंने किया भी है। ऐसा नहीं लैपटॉप में कोई दिक्कत है, बट कहीं जगह कुछ चीजें ऊपर है, कहीं जगह कुछ चीजें नीचे है, वो सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी डब्बा खोलते हैं और देखते हैं। अब वो टिपिकल सा ROG का बॉक्स है जो तुम देख देख के बोर हो चुके हो, दुनिया भर के ROG रिव्यू कर दिया चैनल पे। एंड ये हमारा एक लैपटॉप निकल जाता है और भारी भरकम 280 वॉट का अडाप्टर, क्योंकि भाई अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप की। एक पावर कॉर्ड निकल जाएगी एंड यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा वो प्लास्टिक के क्लिप्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको ROG की पुरानी वीडियो में दिखाया, जो हम यहाँ पे इनको रिप्लेस कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर पुस्तकें मिल जाएंगी और डब्बे में कुछ नहीं है। एंड यस, वेबकैम की उम्मीद कर रहा हूँ आपकी ROG है वेबकैम। एडवांटेज एडिशन में वेबकैम नहीं है। जो हमने इसका Ryzen 9 वाला 3070 वाला रिव्यू किया था ना, उसमें वेबकैम था। वेरी बैड थिंग Asus वालों, गलत बात है। वेबकैम, इतने महंगे लैपटॉप में वेबकैम दे दो भाई, मतलब इंटरनली दे रहे, एक्सटर्नली तो दे दो। चलो बात की बात है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकेशन से शुरुआत कर लेते हैं। Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर इसके अंदर, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। AMD Radeon RX 6800M ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, जो हमारा 12 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है और 150 वॉट की TGPS की डायनेमिक बूस्ट लगा के। वैसे 115 वॉट का है ये। एंड 16 GB DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड मैक्सिमम 64 GB तक आप इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो। 1 TB की Gen 3 SSD आपको मिल जाएगी। रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। एंड मैक्सिमम 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 2 स्लॉट हैं इसके अंदर, 2 TB पर स्लॉट। एंड Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा लोगों को ये जानना है कि भाई 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो ये तो भाई बढ़िया गेमिंग प्रोडक्टिविटी करवा देगा। तो आपको परफॉर्मेंस और कंक्लूजन वाले पार्ट में बताऊंगा कि क्या एक्चुअल सीन है। स्टार्टिंग विद द बिल्ड क्वालिटी, टॉप प्लेट हमारे को मेटल की मिल जाएगी। यहाँ पे ROG का लोगो मिल जाता है और ये लोगो हमारा ग्लो करता है जब हम लैपटॉप को ऑन कर देते हैं। और सिमिलरली अंदर से वही प्लास्टिक बिल्ड में मिल जाएगा। फुल साइज का कीबोर्ड नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि हमारा 15.6 इंच का लैपटॉप है और कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की फील बढ़िया है, जैसे ROG के लैपटॉप से मिल जाती है। और पीछे से भी वही ROG का वैसा ही डिजाइन है जो यूजुअली सारे ROG के लैपटॉप में अभी तक, और वही अपना ROG के अपने रबर लगी है फॉर दोज हु डेयर। अब इसका जोक हम बार-बार नहीं मारेंगे, ठीक है हो गया। एंड टॉप प्लेट पे हमारे को यहाँ पे पैटर्न सा मिल जाता है इधर की तरफ, और यही सिमिलर पैटर्न इंटीरियर में भी दिया हुआ है बढ़िया सा। एंड यस, डिस्प्ले मेरे को बढ़िया लगी। 15.6 इंच की WQHD 1440p एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3 एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस और FreeSync प्रीमियम को भी ये सपोर्ट करती है। और डिस्प्ले के कलर्स बढ़िया हैं, कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हो, मल्टीमीडिया मजा आता है। गेम में अगर खेलोगे तब भी मतलब ब्राइटनेस अच्छी है। तो डिस्प्ले ओवरऑल बढ़िया है। इस प्राइस पॉइंट पे हम यही उम्मीद करेंगे भाई, 1,40,000 से ऊपर आप पे कर रहे हो तो डिस्प्ले में कलर्स वाला एकदम भरपूर मिलते हैं। और ये वेरिएंट जो मेरे पास है 1440p वाला, इसके अंदर एक फुल HD वाला मॉडल भी आता है जिसके अंदर 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो मैं कहूंगा यार 300 हर्ट्ज वही लोग लेना जिनको कंपेटिटिव गेमिंग एक्चुअल करनी है। एक्चुअल से मतलब किसी आपको किसी लेवल पे खेलना है, घर पे भी अगर गेम खेलना है ना, तो भाई 1440p 165 हर्ट्ज मोर देन इनफ है। और 1440p में अलग ही मजा आता है। और यहाँ पे हमारे को USB 3.2 Gen 1 टाइप A के 2 पोर्ट मिल जाएंगे, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा एयर एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है। और दूसरी साइड हमारा कोई पोर्ट नहीं है, इधर हमारे को एयर एग्जॉस्ट फैन मिल जाएगा। बाकी पोर्ट्स आते हैं पीछे, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट, और ये पावर डिलीवरी और डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है। और HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा, RJ45 LAN पोर्ट, एंड यहाँ पे हमारा पावर इनपुट पोर्ट, और बाकी एयर एग्जॉस्ट फैन मिल जाते हैं। और जो इसका टाइप C और HDMI है, दोनों के दोनों eGPU से कनेक्टेड है, iGPU से नहीं। एंड यस, eGPU iGPU की बात करूं, इस जनरेशन में कोई भी मक स्विच नहीं है। मक स्विच हमारी अगली जनरेशन में, जिसका हमने Ryzen 7 वाला भी 6800H रिव्यू किया ना ROG, तो उसके अंदर मक स्विच है, इसमें नहीं है। और डिजाइन की बात चल रही है तो ROG में वही तड़कती भड़कती RGB आपको मिल जाती है आगे पीछे साइडों में RGB स्ट्रिप, और जो आप इसके आर्मरी क्रेड में भी कस्टमाइज कर सकते हो। कीबोर्ड की लाइट के साथ ही कस्टमाइज हो जाती है ये। ROG सीरीज के स्पीकर अच्छे हैं, मतलब अबव एवरेज वाले आपको स्पीकर मिलते हैं, मतलब बहुत तगड़े भी नहीं है, बहुत तगड़े से थोड़ा सा नीचे, और मीडियम से ऊपर, समझ गए ना, मतलब अच्छे हैं स्पीकर। एंड ये डाउन फायरिंग स्पीकर है, तो फ्लैट सरफेस पे अगर रखोगे तो ज्यादा बढ़िया आवाज आती है। और हाँ, ROG के लैपटॉप की भाई बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा होता है। मैंने बेसिक यूसेज किया था, वही अपना यूट्यूब वगैरह चला दिया, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर लिए, या फिर बेसिक ब्राउजिंग वगैरह कर ली, उसके अंदर मेरे को 5 से 6 घंटे का बैकअप मिला, और इसके अंदर 90 वॉट आवर की बैटरी है। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप अच्छा है अगर हम गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से देखते हैं तो। और जो टेस्टिंग की सिचुएशन थी वही 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलिट ऑफ, और बैटरी सेवर मोड पे, और वो सब चीजें मतलब थोड़ा सा सेवर मोड पे चला के तभी ये वाला बैटरी बैकअप मिलेगा, वरना सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है आपके केस में। अब जरा सी बेंचमार्क की बात कर ली जाए, फिर परफॉर्मेंस वगैरह आपको बताता हूं। Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर 10646 एंड सिंगल कोर 1401, और ये कुछ Geekbench 5 के स्कोर्स हैं, और ये हमारा क्रॉसमार्क का स्कोर है
ये आप पॉज करके सारे चेक कर सकते हो। और पीसी मार्क 10 में 6991 और 3D मार्क टाइम स्पाई मैं इसके अंदर कर रहा था, कुछ ग्लिच आ रहा था, वो बार बार ना फेल्ड हो रहा था, तो 3D मार्क टाइम स्पाई नहीं मिला। बाकी आपको नंबर्स वगैरह देख के थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि Ryzen 9 5900HX के हिसाब से थोड़े से कम है नंबर Geekbench Cinebench से। एक्चुअली जो यूनिट मेरे पास आई है ना, इसमें कुछ दिक्कत है, ये आइडल भी जब रह रही है यूनिट, मतलब मैं कुछ यूज भी नहीं कर रहा, तब भी इसके टेंपरेचर्स ना 90 अबव जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो थ्रॉटलिंग की वजह से हमारे को स्कोर्स कम मिल रहे हैं। Ryzen 9 5900HX के जो स्कोर्स है वो Ryzen 7 6800HX के साथ वाले हैं। आपको अगर Ryzen 9 के स्कोर्स जानने, तो मैंने जो 3070 वाला वेरिएंट इसका किया हुआ रिव्यू, आप उसके स्कोर चेक कर लेना, वो एक्चुअल है, ये वाले पे इतना भरोसा मत करना, बस यही क्लियर करना था। एंड यस, बात आती है टेस्टिंग की, तो इसके अंदर मैंने 4K वीडियो वगैरह एडिट करके देखी, आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए, स्ट्रीमिंग के लिए आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो फॉर एवरी टास्क। बट एक चीज मैं क्लियर करूंगा, जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, वो एनवीडिया जीपीयूज के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कंपेयर टू AMD जीपीयूज। अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आप हाई लेवल प्रोडक्टिविटी के लिए जा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप करंट जनरेशन AMD या करंट जनरेशन इंटेल के साथ एनवीडिया का जीपीयू देखो, इसको रहने दो। अब इसको मैं रहने दो क्यों बोल रहा हूं, ये प्योरली गेमर्स के लिए है, मतलब प्योरली मैं गेमिंग के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जीपीयू तगड़ा है और इसका प्रोसेसर बिल्कुल सही है गेमिंग के हिसाब से। तो वही कुछ 5-6 गेम टेस्ट किए, आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर बात करता है कंक्लूजन की। तो पहला गेम यहाँ पे वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं, और जितने गेम आगे टेस्ट होंगे सारे 1440p पे होंगे, क्योंकि भाई 1440p वाली डिस्प्ले एकदम। एंड यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स हमने रखी है हाई पे, और हाई सेटिंग्स में हमारे को तो 200+ FPS मिल रहे हैं। वैसे तो 300-350 के आसपास मिल जाता है, बट फुल एचडी पे 1440p पे थोड़े से यहाँ पे कमी मिलेंगे। और बाकी स्टैट्स सारे आपके सामने, ऊपर जीपीयू के स्टैट्स हैं, उसके बाद नीचे मेमोरी कितनी यूज हो रही है ग्राफिक कार्ड की, सीपीयू टेम्परेचर यहाँ पे हमारे को थोड़े ज्यादा मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ लैपटॉप ये शायद यूनिट में कुछ इशू है, वरना इतना सीपीयू टेम्परेचर 27-28 रूम टेम्परेचर पे नहीं जाता, तो उससे आप थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगा लेना। परफॉर्मेंस में से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, और रूम टेम्परेचर का मीटर लगा है बगल में, वो आप देख सकते हो। उसके बाद COD Warzone 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और फील्ड ऑफ व्यू मैंने 100 रखा है, DLSS बैलेंस्ड पे। बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हो, लगभग हाई सेटिंग्स रखी थी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही अगर हम फुल एचडी पे खेलते हैं हाई सेटिंग्स पे, तो 100, 120, 130 FPS मिल जाते हैं हमारे को, और वो अगर फुल एचडी करेंगे तो डेफिनेटली FPS बढ़ जाएंगे। बाकी आप जीपीयू मेमोरी देख सकते हो, यहाँ पे 10 GB तक जीपीयू मेमोरी हमारी यूज हो रही है, तो ग्राफिक कार्ड हमारा काम तो आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ गेमिंग के मामले में लैपटॉप बहुत सही है। उसके बाद Far Cry 6 1440p पे अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और फिडिलिटी FX को मैंने ना ऑन कर दिया था नीचे, और यहाँ पे हमारी अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60 to 70 FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और जीपीयू की वोल्टेज में मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा शुरू से, क्योंकि 100 वॉट के आसपास ही ये बूस्ट जा रहा था, जबकि डायनेमिक बूस्ट लगा के 150 वॉट तक जा सकता है, तो इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा हमारा गेमिंग के मामले में। बाकी VRAM हमारी वॉरजोन में तो यूज हो गई थी, उसके अलावा बाकी सारे स्टैट्स आप एक बार देख लो, उससे आपको परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद Forza Horizon 5 1440p पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ एक्सट्रीम प्रीसेट पे हमारे को 50 to 60 FPS मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कहूंगा 30-60 30-70 वाली परफॉर्मेंस मिल रही है इसके अंदर। और जो मेमोरी हमारी 9 GB के आसपास यूज हो रही है, बट जीपीयू की जो वोटेज है वो भी यहाँ पे भी 80 to 90 वॉट ही है। उसके बाद GTA 5 टेस्ट कर रहे हैं हम, GTA 5 को वही अल्ट्रा सेटिंग्स में, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स जो हो सकती थी मैंने सब अल्ट्रा वेरी हाई कर दिया यहाँ पे, और उसमें हमारे को 1440p पे हमारे को 100+ FPS मिल रहा है, 90-100 के आसपास, एंड सही है यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस मैं कहूंगा ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए, अगर आप बढ़िया तगड़े गेम चलाने वाले हो, ज्यादा VRAM यूसेज वाले, तो उसके हिसाब से फ्यूचर प्रूफ तो है गेमिंग के मामले में। देन हमारा Red Dead Redemption 2 फेवर क्वालिटी, मतलब सब कुछ अल्ट्रा, सब कुछ जो मैक्सिमम हो सकता था वो कर दिया, और जो हमारा DLSS रखा है वो हमने रखा है ऑटो पे, एंड यहाँ पे हमारे को वही 50-60 FPS मिल रहे हैं, जो यूजुअली 30-70 में मिलते हैं फेवर क्वालिटी में। एंड यहाँ पे हमारा 100 वॉट तक चला गया था जीपीयू, तो यहाँ पे देखा जाए तो 100 वॉट तक ही मैक्सिमम जा पाया। हाँ, VRAM आप देख सकते हो 10 GB VRAM यूज हो रही है आपके ग्राफिक्स कार्ड की, तो उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़िया ही मिलेगी। और बाकी बात रही सीपीयू टेम्परेचर्स की, वो हमारे थोड़े से ज्यादा है, और वो ज्यादा जाने का एक और रीजन भी है, वॉटेज देखो आप सीपीयू की 120 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, तो अगर ज्यादा गर्म करे, आपने लैपटॉप परचेज कर लिया कुछ है, तो आप इसको अंडरवोल्ट कर सकते हो। इसकी एक वीडियो बना भी रखी है मैंने कि कैसे अंडरवोल्ट करना। देन लास्ट में हमारा गॉड ऑफ वॉर में फिडेलिटी FX को मैंने बैलेंस में रखा था, और जो हमारा ग्राफिक्स का प्रीसेट था वो था अल्ट्रा, और यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को 70 to 80 FPS मिल रहे थे। एंड यहाँ पे भी हमारा जो VRAM वगैरह है वो 5 to 6 GB के आसपास यूज हो रही है। तो AAA टाइटल में कहूंगा ना, AAA टाइटल के लिए ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल के लिए तो भाई सिक्योर है, क्योंकि 12 GB VRAM मिलती है आपको, आप आराम से तगड़ी गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको पता लग गया होगा। 12 GB VRAM ऑब्वियसली किसी गेम में यूज तो होती नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगा फ्यूचर प्रूफ है भाई गेमिंग के हिसाब से, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है और सारे टाइटल्स आप तगड़े तरीके से खेल सकते हो, उसके अंदर कोई FPS की कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, 1,40,000 45,000 आप खर्च रहे हो, तो आपको ज्यादा बेटर CPU मिल सकता है आज की डेट में इंटेल 12th जनरेशन लैपटॉप में, बट ज्यादा बेटर GPU चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। प्रोडक्टिविटी में वैसे कोई दिक्कत नहीं देगा, कर सकते हो, बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है एनवीडिया और AMD में परफॉर्मेंस में ना। तो प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए अगर ज्यादा GPU की VRAM चाहिए तो ये आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा बेटर प्रोसेसर चाहिए तो मैं कहूंगा इंटेल 12th जनरेशन लैपटॉप्स के लिए जाओ। और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी और लोगों से पूछा था कि स्पेसिफिकली किस मॉडल से कंपेयर किया जाए, तो सबने वही बोला कि टफ 2022, लीजन 5i, 5i Pro, मतलब जितने भी 1,40,000 1.5 लाख के टफ A15 हो गया जो 2022 वाला है, Ryzen 6000 सीरीज वाला, तो उनसे कंपैरिजन मांगा। तो मैं ओवरऑल अगर आपको
बताऊं तो Ryzen 7 6800H के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसके प्रोसेसर को, जो Ryzen 9 5900HX है। सेम जी परफॉर्मेंस आएगी। तो यहाँ पर अगर ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करते हैं 3060 से तो बेटर है। जो 3060 140 वॉट वाला है ना, जो आजकल के लैपटॉप्स में आ रहा है, उससे तो बेटर है। बट 3070 Ti जो अभी 3070 वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं 2022 वाले, वहां पे मैं कहूंगा 3070 ज्यादा बेटर है इस ग्राफिक्स कार्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि एनवीडिया ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है प्रोडक्टिविटी के लिए। एंड गेमिंग के मामले में दोनों लगभग सेम परफॉर्मेंस देंगे, चाहे 8GB का ग्राफिक कार्ड हो, 12GB का ग्राफिक कार्ड हो, 6-7GB से ऊपर वीरैम नहीं लगती। बाकी मॉडल आप कोई भी उठा लो, उससे अंदाजा लगा ही लेना। एंड जिन लोगों ने लैपटॉप परचेज किया अभी सेल में, उनका क्या फीडबैक है इसको लेके, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है अभी के टाइम पे, देखो जस्टिफाई तो अपने आप को करता है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। बाय करना हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हो। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, ज्यादा पसंद आई तो कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो पहली बार आया तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।